बॉबी पवार ने हेमभट्ट मामले को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए धामी सरकार और पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए। बॉबी पवार ने कहा कि हेमभट्ट को सुबह 4 बजे मारपीट कर गिरफ्तार करने के पीछे कोई दूसरी मंशा थी, लेकिन ईमानदारी और सच्चाई की ताकत के चलते षड्यंत्र सफल नहीं हो पाया। बॉबी पवार ने अपनी पोस्ट में कहा कि जब मामला बढ़ता दिखा तो पुलिस ने पूरा मामला एक भूमाफिया पर डालते हुए कहा कि भूमाफिया ने हेमभट्ट का नाम लिया है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि बाद में जारी प्रेस नोट में लिखा गया है कि हेमभट्ट के खिलाफ कोई पुष्ट साक्ष्य नहीं मिले, जबकि हेमभट्ट उस कथित भूमाफिया को जानते तक नहीं है और न कभी उनसे बात या मुलाकात हुई है। बॉबी पवार ने कहा कि पुलिस का बयान अपने बचाव जैसा लगता है। उन्होंने मांग की है कि जो लोग दीवार फांद कर घर में घुसे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। साथ ही चेतावनी दी गई है, यदि कार्रवाई नहीं हुई तो इस लड़ाई को सड़क से लेकर न्यायालय तक लड़ा जाएगा। नमस्कार। आप लोगों ने कल से मेरे प्रकरण में बहुत कुछ हुआ है, वो आप तक पहुंच चुका होगा। आज मैं आप सभी लोगों से कुछ बात करने, अपनी बात आपके सामने रखने आज आया हूं। वो पूरा घटनाक्रम क्या रहा वो आपको मालूम ही है। कल दिन भर सोशल मीडिया में बहुत सारे लोगों ने, देहरादून में कई लोग जो सुबह से परेशान रहे। सुबह 4 बजे जब मुझे पुलिस द्वारा उठाया गया, उसके बाद में बहुत देर तक मुझे गायब मैं रहा। मैं कहाँ था मुझे नहीं पता, मुझे अलग अलग जगहों पर पुलिस ले जाती रही। तो इस दौरान मेरे परिवार और तमाम लोगों ने, मेरी पत्नी के साथ आकर लोग खड़े हुए और तमाम थाने चौकियों में कई लोग भटकते रहे, साथ में खड़े रहे। बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा। मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से, तमाम पत्रकार पूरे प्रदेश भर के जिन्होंने मेरे लिए संकट के समय वो लोग मेरे साथ आप सब खड़े रहे, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। घटना 4 बजे अचानक 10 से 12 लोग बिना वर्दी के मेरे घर में आए, जहाँ मैं किराए में रहता हूँ। पहली मंजिल पर कूदते फांदते गेट से अंदर आए और मैं चूंकि सुबह जल्दी उठता हूँ 4 बजे, तो मेरे उठने के बाद पुलिस आए। मुझे जगा कर नहीं ले, मैं उठ चुका था, मैं स्नान की तैयारी कर रहा था, उस समय आई और मुझे वहाँ से घसीट कर मेरी पत्नी को धक्का देकर गिरा दिया। मुझे झपट्टा मारते हुए और हाथ चलाते हुए वो मुझे घसीट कर वहाँ से पैदल पूरी गैलरी से, उस मोहल्ले से निकाल कर ले गई। आगे जाके गाड़ी में मुझे बिठाया और कई जगह घुमाते रहे और तब मुझे ये लग रहा था शायद मेरा आज एनकाउंटर हो जाए। इस तरह का माहौल मेरे इर्द गिर्द बना दिया गया था उन लोगों द्वारा। फिर अंत में मुझे कहीं डिफेंस कॉलोनी की किसी चौकी में मुझे ले जाकर वहाँ बिठा दिया और वहाँ उन्होंने कुछ गिनी चुनी बातें मुझसे रखी। मेरे फ़ोन पत्नी के और मेरे फ़ोन दोनों पुलिस के पास थे, वो उसकी जाँच करते रहे दोपहर 2-2:30 बजे तक। और मैंने अपने बैंक अकाउंट की डिटेल भी उन्हें दे दी और पत्नी के अकाउंट की डिटेल भी दे दी। मैंने कहा आप चेक करिए। उन्होंने मुझे बताया कि प्रदीप सकलानी नाम का कोई व्यक्ति है जिसे मैंने आज तक नाम नहीं सुना था। तो पुलिस ने मुझसे कहा कि कल गिरफ्तारी हुई है देहरादून में। मैंने कहा मैं इस शख्स को जानता ही नहीं, कभी नाम नहीं सुना। फोटो दिखाया, मैंने कहा मैंने तो इसे कभी देखा ही नहीं। मैं सार्वजनिक जीवन में हूँ, पत्रकार। बहुत अच्छे बुरे लोग, हर तरह के लोग मुझे मिल सकते हैं। कोई मेरा नंबर रख सकता है, कोई मुझसे फ़ोन पर भी बात कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक पत्रकार हूँ। फिर भी मैंने उनको कहा कि इस व्यक्ति से तो मैं कभी मिला नहीं। अब आप पुलिस का काम है कि पुलिस ढूंढे, CDR निकाले, CCTV फुटेज निकाले। अगर कभी मुलाकात हुई है तो वो चीज़ें सब सामने आ जाएंगी। बैंक डिटेल्स मैंने आपको दे दी है, आप ढूंढ लीजिए जो आपको करना है। फिर वहाँ पूछताछ के दौरान मुझे बताया कि भाई ऐसा कुछ आपका मिल नहीं रहा है। तो मैंने कहा कि उस आदमी ने, जो प्रदीप सकलानी नाम का व्यक्ति है, जिसने कोई बड़ा लैंड फ्रॉड बताया जा रहा है किया है, जिसमें बहुत सारे लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है, अगर हुई है तो गलत है। सभी लोगों को न्याय मिलना चाहिए। मैं तो खड़ा हूँ, रात दिन पुलिस जब कहेगी मैं जाने को तैयार हूँ। कोई पूछताछ करे, कहीं पर कैसा भी सहयोग पुलिस को चाहिए, मैं देने को तैयार। तो मेरी सारी ये घटनाक्रम हुआ। उसके बाद पुलिस ने मुझे रिहा कर दिया, बोला कि ऐसा कुछ मिला नहीं। ये पूरी प्रक्रिया कल की थी। अब मैं जो बात आज कहना चाहता हूँ वो साफ तौर पर ये कि मेरे साथ जो घटनाक्रम हुआ है उससे मैं बेहद आहत हूँ। 17 साल की मेरी पत्रकारिता है। मैंने अगर पत्रकारिता में कुछ कमाया है तो वो ईमानदारी है। मैं उसी सत्य की राह पर चलता रहा। अगर मैं ये काम कर रहा होता तो शायद आज मुझे ये वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। शायद आज मुझे पुलिस 4 बजे आतंकवादियों की तरह उठाकर घसीट कर नहीं ले जा रही होती। एक चीज मेरे पास थी, वो थी ईमानदारी।
इस राज्य के लिए, इस राज्य के लोगों के मुद्दे इसी समाज के भीतर रहकर मैं उठा रहा था, वो मैं उठाता आगे भी रहूंगा, वही काम मैं कर रहा था और वही मेरा हौसला था। उसी हौसले को तोड़ने की कोशिश की गई, उसी पर चोट मारी गई है, मेरी बेइज्जती की गई, मुझे जलील किया गया, झूठे आरोप मुझ पर लगा दिए गए और जिस तरीके से पुलिस मुझे लेकर गई है उसने मुझे झकझोर दिया। मेरी पत्नी कल से सदमे में, मेरी छोटी बच्ची वो डरी हुई है, मेरा बेटा रात को भी नहीं सो पाया, वो नींद में जागकर मुझसे कहता रहा कि पापा कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। इतनी छोटी उम्र में मेरे बच्चों को एक ट्रॉमा दिया है उत्तराखंड की पुलिस ने, उसके लिए शुक्रिया। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? क्या आवश्यकता थी? अगर आपने प्रदीप सकलानी नाम के व्यक्ति को पहले दिन गिरफ्तार कर लिया था, उसने कोई खुलासा कर लिया था, पुलिस की थ्योरी मान लो कि हाँ वो नाम का खुलासा नहीं कर रही थी, जो 5-7 नाम लिए पुलिस ने बताया, उसमें कुछ पत्रकार भी हैं, उसमें से एक मेरा नाम लिया गया, कहा गया कि इनके बड़े पुलिस से, प्रशासन में अधिकारियों से बड़े अच्छे इनके संबंध हैं, ये सब कुछ सेटल करवा देंगे। क्या सेटल करवा दूंगा? पूरी पुलिस फोर्स है मेरी, खुली पुलिस को एक छूट है, अपनी फोर्स में किसी एक सिपाही को, एक सिपाही से लेकर ऊपर तक अधिकारियों को कहिए मेरा नंबर दीजिए और कहिए कि इस नंबर से कभी आपको फोन आया, कभी नहीं किया, किसी अधिकारी को फोन नहीं किया। ये पूरा घटनाक्रम हुआ और उसके बाद पुलिस ने शाम को ये कहा कि मेरे खिलाफ कोई साक्ष्य पुलिस को नहीं मिले हैं और मुझे उन्होंने तब छोड़ा है। मैं जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। मेरी जो मानहानि हुई उसका क्या होगा? अगर उस व्यक्ति ने, प्रदीप सकलानी ने अगर मेरे बारे में कुछ कहा है, अगर मेरा नाम अगर उनके द्वारा लिया गया है तो वो कहीं लिखित पढ़ित में होगा। तो मैं चाहता हूं कि पुलिस मुझे उसकी सत्यापित कॉपी दे दे, कहां पर मेरा नाम लिया गया है, कैसे लिया गया है। एक तो पुलिस मुझे वो मुहैया करवा दे, मैं उसके लिए प्रार्थना पत्र देने जा रहा हूं। दूसरा, मेरे बैंक डिटेल, 2 बैंक अकाउंट है वो मैंने दे दिए, पुलिस जांच कर ले और उसमें खुलासा करके सामने पब्लिक डोमेन में ले आए, सार्वजनिक कर दे कि मुझे कैसी ट्रांजैक्शन हुई है, किसने की, दुनिया देख ले, पूरा प्रदेश देख ले, देश की प्रदेश की जनता देख ले, मैं चाहता हूं। और तीसरा, अगर मैंने उस व्यक्ति से कहीं मुलाकात की है, फोन में बात की है, लोकेशन, CDR सब निकाल ले पुलिस मेरे नंबर की और बता दे और सार्वजनिक कर दे कि ये इनके बीच बात हुई है। बात यहीं तक है, ये कर दे पुलिस, अन्यथा मुझे न्याय क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा? ये मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए झकझोर देने वाली घटना है। मेरी माँ बूढ़ी है, वो अकेली है। मैं पिथौरागढ़ के डीडीहाट का रहने वाला हूँ, डीडीहाट विधानसभा में मेरा घर है। मेरे पिता ने हमें शिक्षा के लिए खटीमा लाए, वो आज इस दुनिया में नहीं है। एक बात सिखा कर गए कि सत्य की राह कभी मत छोड़ना, चाहे कुछ हो जाए, 2 रोटी कम मिलेगी चलेगा। मैं उसी राह पर चल रहा हूं। खटीमा से मैं देहरादून आया हूं, मेरी जन्मभूमि पहाड़ है। मैं माँ की कोख से, माँ की गोद में काम कर रहा हूँ, गोद से बाहर नहीं गया हूँ, इसी उत्तराखंड की भूमि में हूँ, बस आंगन में बैठा हूँ और इसी प्रदेश के मुद्दे उठा रहा हूँ, वो मैं उठाता रहूंगा। पुलिस की जो पूरी कार्रवाई है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं पुलिस के साथ अभी भी खड़ा हूं। मुझे रात के 2 बजे बुलाएं, 3 बजे बुलाएं, कभी भी बुलाएं, मैं आके जो मुझसे सहयोग होगा मैं देने को तैयार हूं। कोई अपराधी इस उत्तराखंड में बचना नहीं चाहिए, किसी भी आम सीधे साधे लोगों के साथ फ्रॉड नहीं होना चाहिए। कई लोगों के मेरे पास फोन आए, तब मुझे पता चला कि कितना बड़ा फ्रॉड ये आदमी है जिसने ये सब कुछ किया है। वो पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है। तो न्याय हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, लेकिन आपने किसी का नाम दे दिया, उससे मेरी छवि धूमिल हुई है। मैं आहत हूं, मुझे न्याय मिलना चाहिए। अगर मुझे ये न्याय नहीं मिलता तो मैं कह रहा हूं, मैं अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने सहयोगी, तमाम मेरे चाहने वाले प्रदेश भर के लोग, मैं कहता हूं, और तमाम पत्रकार जो मेरे साथ थे, मैं पुलिस मुख्यालय के सामने धरने पर बैठूंगा, अपने परिवार के साथ बैठूंगा। मुझे न्याय चाहिए, मेरी छवि धूमिल हुई है। ऐसा क्यों किया गया मेरे साथ? ये सबसे बड़ा सवाल है और मैं जाऊंगा, कोर्ट का रास्ता भी अपनाऊंगा। मुझे न्यायिक लड़ाई लड़नी पड़े, मैं वो भी लड़ूंगा। वो कौन लोग थे जो गुंडों की तरह सुबह सुबह 4 बजे मेरे घर पहुंच गए? आज मुझे उस मोहल्ले से भी बाहर होना पड़ रहा है, मुझे वो घर भी खाली करना पड़ रहा है। ये स्थिति आपने करनी थी, आपने कर ली है।
एक और बात मैं कहना चाहता हूं, बहुत साथी मीडिया में पूछ रहे थे, सोशल मीडिया पर मैसेज भी कर रहे थे कि जो बीजेपी के विधायक है अरविंद पांडे, उनका एक बयान मुझे तो मालूम नहीं था, शाम को जाकर मैंने वो बयान देखा, मेरा तो फोन पुलिस ने रखा हुआ था। उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने कहा है कि एक इंटरव्यू जो मैंने कुछ दिन पहले उनका किया था, वो क्या उसकी वजह से ये कार्रवाई हुई है, उन्होंने ये कहा है। मैंने उस वीडियो को घर जाकर रात को जब देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, ये क्या चल रहा है? क्या कोई राजनीतिक रूप से प्रेरित ये चीज हो सकती है? मैं अभी भी मानने को तैयार नहीं हूं। मुझे पुलिस पर विश्वास है, पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी विश्वास है, मैं किसी पर सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन जिस तरीके से मुझे आतंकवादी की तरह ट्रीट किया गया, बिना किसी जुर्म के, एक व्यक्ति ने मेरा नाम ले लिया और आपने मुझे दोषी करार करके किस तरह से पूरे शहर में, पूरे प्रदेश में, देश में मुझे बदनाम कर दिया, ये मुझे बहुत बुरा लगा है। लेकिन मैं इसी समाज में हूं, यहीं रहकर मैं अपना काम करता रहूंगा। आप सभी लोगों का मैं शुक्रिया करना चाहता हूं, जो भी लोग मेरे साथ रहे, आप मेरे साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े रहे। प्रदेश भर से मेरे पास फोन आए, बहुत सारे नेताओं के, पक्ष विपक्ष के लोगों के फोन आए कि आप मेरे साथ खड़े रहे। मैं आप सबको एक वादा करना चाहता हूं, मैं निर्दोष हूं, झूठे आरोप मेरे ऊपर लगाए गए और इसकी क्लीन चिट लिए बिना मैं नहीं मानूंगा। या तो मैं जेल जाऊंगा या मुझे दोषी करार कर दे, जेल जाए, मैं पत्रकारिता त्याग दूंगा, वरना मुझे क्लीन चिट चाहिए। मुझे दूध का दूध, पानी का पानी चाहिए। उसके लिए मैं किसी भी हद तक लड़ाई लड़ने को तैयार हूं। बहुत शुक्रिया।